कंटेंट क्या क्या है वह एक बार आप देखो। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा कि बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप पढ़ोगे करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड द डाइपोल मोमेंट। फिर आप पढ़ोगे सोलेनॉइड्स को, फिर बार मैग्नेट और उसके डाइपोल मोमेंट को आप पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने पढ़ा था सेम उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ेंगे। 7 नंबर पे आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। फिर हमें पढ़ना है टॉर्क, वर्क डन ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मतलब कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म मतलब क्या समझो यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, अर्थ का मैग्नेटिज्म, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमें यहाँ पे टेंजेंशियल लॉ पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म, क्यूरी लॉ को पढ़ना है और हाइस्टेरेसिस मैग्नेटिज्म। इतने में ही हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है जिससे आप डरोगे। आराम से बस जुड़े रहो, खत्म होते होते आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जो फिनोमिना हम यूज करते हैं उसी का नाम क्या है आपका मैग्नेटिज्म। अगला पॉइंट देखो, अ बॉडी पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेट। जिस बॉडी के पास यह फिनोमिना करने का गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। अ मैग्नेटिक पोल इज अ पॉइंट नियर द इंड मैग्नेट व्हाइल मैग्नेटिज्म इज कॉन्ट्रैक्ट। या क्या कर रहे हैं कि कोई मान लो मैग्नेटिक पोल है, उसके नियर कोई अगर हम क्या रखोगे, कोई मैग्नेटिज्म को रखोगे तो उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या करेगा, उसको छोटा कर देगा। अगला पॉइंट देखिए, अर्थ को नेचुरल मैग्नेट माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यह सारे पॉइंट आपका थ्योरेटिकल है, चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो सकता है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर दोगे। देखो पूरा कंटेंट यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे समझाने की नीड होगी वहाँ तक आपको फील करा के समझा दूंगा। लेकिन अभी यह जो पार्ट है यह आपको थ्योरेटिकल है तो यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन पढ़ाई है भाई तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अ रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच, जहाँ पे वो करता है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे कोई चार्ज है, वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता था जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है जो कि क्या होता है, F = Q × E होता है ना। तो सेम वैसा ही अगर हम कोई मैग्नेटिक पोल है वहाँ से क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक लाइन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर उसमें अगर और किसी मैग्नेट को हम रखते हैं तो वो अपने ऊपर क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। इस पॉइंट को यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट को। जैसे मैं यहाँ पे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है यह क्या होता है, अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इट्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जैसे अगर मान लो कोई, यह इसको मैं बोलता हूँ एक बार मैग्नेट है, इसका एक पोल होगा साउथ पोल, एक पोल होगा नॉर्थ पोल। इसको मैं क्या करता हूँ, बीच में से एक पतले धागे से बांध के ऊपर लटका देता हूँ। तो मैं कभी भी कैसे भी इसको लटकाऊँ, फ्रीली जब इसको छोड़ देंगे ना तो लास्ट में आके साउथ नॉर्थ, जिधर साउथ होगा नॉर्थ होगा उधर आके अलाइन हो जाएगा। यह प्रॉपर्टी किसकी, बार मैग्नेट की। अगला पॉइंट को देखा जाए, अगर सेम नेचर के पोल हैं, मतलब कि इसका इस वाले देखो अगर साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, तो अगर साउथ पोल के पास एक और साउथ पोल लाओगे तो वह क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मतलब लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वही जो वहाँ पे होता है प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते थे, रिपेल करते थे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते थे। सेम नंबर का पोल है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अलग अलग है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अगली प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। देखो चार्ज अकेला पाया जा सकता है लेकिन अगर मैग्नेटिक पोल है ना तो हमेशा अगर साउथ है तो उसके साथ नॉर्थ भी होगा। जैसे इस बार मैग्नेट को, इसको मैंने बार मैग्नेट बोला था, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसा करो, दोनों पोल को अलग अलग कर दो, साउथ पोल को अलग करो, नॉर्थ पोल को अलग करो, कभी जिंदगी में ये पॉसिबिलिटी, मतलब यह पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगर ये मान लो साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, इसको मैं बीच से अलग करने का प्रयास करूँ तो ऑटोमेटिक काटेंगे ना इसमें से, तो या साउथ था तो या नॉर्थ बन जाएगा, और यह क्या नॉर्थ था तो यह साउथ बन जाएगा। सो कहने का मतलब है जैसे तोड़ोगे तो ऑटोमेटिक फिर उसका जो टूटा हुआ भाग होगा दो पोल में बढ़ जाएगा, ठीक है। अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास प्रॉपर्टी है कि भाई अगर उसको आप तुम मैग्नेटिज्म मतलब कि रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर भी मैग्नेट होने का गुण आ जाएगा, तो हाँ ऐसा यह करवा देता है। जिसके अंदर कैपेसिटी है मैग्नेट होने का उसको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है, जिसको हम आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग टर्म से जानते हैं। जैसे आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आगे आएंगी। अभी आप समझो कि मैग्नेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है ना कि अगर वह चाहे तो जो मैग्नेट नहीं है उसको ही मैग्नेट बना सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो 5th नंबर, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को। ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा उसको हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मैग्नेट है, इसके सामने एक सब्सटेंस जैसे मैं मान लो निकल रख दिया, लोहा रख दिया, आयरन, वह क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। कभी यह मैग्नेट उस सब्सटेंस को रिपेल नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, जब कभी भी हमें अगर पता करना है कि इसमें से दो जैसे मैग्नेट दे दिए, या तो एक मैग्नेट है या मैग्नेट नहीं है, पता करना है भाई कि कौन मैग्नेट है कौन नहीं है, तो हमेशा इसको रिपल्सन से प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लो किसी केस में दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो रिपेल करने के लिए दोनों बार मैग्नेट होने चाहिए तभी रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अगर एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट नहीं है तो कभी भी रिपेल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हमें देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन रॉड एज अ
अपोजिट पोल अदर मैग्नेट देयरफॉर नॉट श्योर द टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। रिपल्सन जो होता है श्योरेस्ट टेस्ट होता है किसका, मैग्नेटाइजेशन का श्योरेस्ट टेस्ट होता है। आगे बात करते हैं हम, बट रोड इज रिपेल स्ट्रॉन्ग, वही जो हमने समझाया ना, सेम वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेना। और हाँ, नोट्स बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। अगर आपको सेम नोट्स बिल्कुल फ्री आपको इसमें चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी 1200-1300 बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको चैनल नया नया दिख रहा होगा, सही है, लेकिन वहाँ पे बच्चे हैं अच्छे खासे। वहाँ पे कुछ नीट वाले स्टूडेंट भी हैं जो मेरे साथ को तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से जुड़ के क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हो और वहाँ के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आगे रिप्रेजेंट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, यह भी आपका 4th चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सीधे सीधे अगर लाइन दिख रही है, ऐसा भी कहीं दिख रहा है, मतलब कि यह क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कहीं पे अगर हमारे सामने, अगर कहीं पे हमारे सामने ऐसे क्रॉस क्रॉस बनकर दिख रहा है, यह भी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यह जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यह हमको क्या दिखा रही है भाई, मतलब कि अंदर अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अगर कहीं पे डॉट लगा हुआ है, देखो ये क्रॉस था, अगला आएगा आपका डॉट, डॉट वाला ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रही है। ठीक, पहली जो हमने केस पढ़ा वो ऐसे जा रही थी, हॉरिजॉन्टल चल रही थी, हॉरिजॉन्टल। दूसरी केस में जो पढ़ा वो अंदर जा रही है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। थर्ड केस जो पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी तरफ आ रही है। ये तीनों पॉइंट है। कैसे याद करोगे, भूल जाओगे, क्रॉस अंदर था, डॉट बाहर था। आपके सामने क्या फिगर आना चाहिए, एक रॉकेट, रॉकेट जानते हैं ना आप, रॉकेट। अगला सिरा जो होता है कैसा होता है, डॉट टाइप का। पिछला सिरा जो होता है आपका क्रॉस टाइप का, पीछे से देखो क्रॉस टाइप का। तो यहाँ से कहने का क्या मतलब है ना, जब रॉकेट आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ, तो आपको कौन सा भाग दिखेगा, डॉट वाला। तो मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, वो कैसे, कहाँ पे होगी, बाहर होगी। अगर रॉकेट आपसे दूर जाएगा तो आपको इसका कौन सा पार्ट दिखेगा, क्रॉस वाला। तो यह केस कब है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी अंदर जाएंगी। इस रॉकेट से कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना, कहाँ पे अंदर होता है, कहाँ पे बाहर होता है। अब देखो अगला पॉइंट जो हमें पता करना है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। करंट लूप के लिए हमको मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट बताना है। तो सबसे पहले देखो यह करंट लूप है, करंट लूप है। करंट लूप कैसे समझना है, जैसे मान लो कि इस प्रकार से कोई एक क्या होगा, लूप होगा, ठीक है ना, उसमें करंट जैसे ही बह रही हो, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ही बताएंगे, टेंशन मत लो। जैसे मान लो कि यह जो करंट आपकी बहती हुई दिखाई दे रही है, यह बह रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज ये करंट बह रही है। तो जिधर करंट बह रही है ना, करंट ऐसे बह रही है ना, ऐसे, जिधर करंट बह रही है, मतलब देखो फिगर पता है कैसे बना है, ऐसे बना है। करंट अगर ऐसे बह रही है तो उसी डायरेक्शन अपने चारों फिंगर को कर्ल करोगे, तो जो आपका थंब निकाला, थंब, ये थंब आपको क्या बताएगा, थंब आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो यह जो मैंने बताया इधर, ये इधर करोगे इधर, तो यह जो बी आपको बता रहा है यह क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। जिधर, अब देखो हम किधर से देख रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो इधर क्रॉस मैंने ऐसे बनाया और इसके सामने से दिख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे और आ रही है, तो जिधर ऑब्जर्वर खड़ा होता है उधर हमेशा क्या बनता है, नॉर्थ बनता है। यहाँ से आपको जो चीज़ याद करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस वाले डब्बे को याद रखना। क्या, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, जिधर से ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा है उधर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो वह उधर क्या बनेगा, हमेशा नॉर्थ बनेगा, ऑलवेज, ऑलवेज बता रहा हूँ। अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज बह रही है, क्लॉकवाइज, तो कैसा होगा, ऑलरेडी वाला पॉइंट साउथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा रहा होगा, इधर से देख रहा है, तो इसको यह जो कैसी दिखाई दे रही है, यह बह रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ऐसा नॉर्थ बनेगा, अपोजिट वाले को ऑटोमेटिक आप देख लेना साउथ पोल बनेगा, ठीक। तो यह आपका नॉर्थ पोल, यह होगा साउथ पोल। और जो हम पीछे पढ़ के यूनिफॉर्म में, वहाँ पे जो नॉर्थ पोल होती है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। जैसे मान लो ये हमारा कोई बार मैग्नेट हुआ, इसका साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाके ऐसे घुसती हैं। तो अब यहाँ पे तो आती हैं, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर बात करें तो मैग्नेट के अंदर कहाँ से होती हैं, साउथ से नॉर्थ होती हैं, लेकिन बाहर बात करें तो नॉर्थ से जाती हैं, साउथ में घुसती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ से एक फार्मूला आपको मिलेगा, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए। आई यहाँ पे क्या है, करंट, करंट तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर। ये क्या है आपका एरिया, एरिया को होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट भी निकाल ली हम। फार्मूला से ये ध्यान दोगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, आई इंटू ए होता है, ठीक है ना, आई इंटू ए होता है। और आई मतलब कि करंट, इसका यूनिट हो गया एम्पियर, एरिया मतलब कि मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे आते हैं, जो को अब यहाँ पे छोटा छोटा कुछ लिख रहा है, पहले इसको हटाएं तो एक मिनट। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, वेन, अच्छा वही जो हमने बोला ना पीछे समझाया, और जो इधर बैठा है एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनेगा, अपोजिट में साउथ बनेगा, उसी बात को यहाँ पे लिख दिए, पढ़ लेना इसको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। करंट पढ़ना हमको कहाँ पे, सोलेनॉइड्स के अंदर एज अ मैग्नेटिक डाइपोल या तो बार मैग्नेट, दोनों की बात बराबर है। अब देखो हमारे सामने एक सोलेनॉइड्स बना हुआ है, ये जो सोलेनॉइड है ना, इसका देखो साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है,
ठीक। साउथ पोल में क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं। अब यह देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यह डॉट डॉट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डॉट डॉट। नीचे देखो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस। तो यह ऊपर डॉट मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आ रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो कहाँ पे आ रही है, आउट। और यहाँ पे इस पार्ट पे देखें, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इन कर रही है, ठीक है ना, अंदर जा रही है। यह जो लूप बन रहा है ना ऐसे, मतलब कि यहाँ पे अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ऐसे है और इसके ऊपर हमने लूप मतलब लपेट दिया है। कैसे लपेटा है एक बार ध्यान से देखना। ये जो करंट जा रही है ना, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि कैसे लपेटा गया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर लपेटा गया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर अगर मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के अगर आगे हम देखेंगे तो हमारा ये वाला कैसा होगा, नॉर्थ होगा, तभी तो नॉर्थ बना है। इसके अपोजिट ऑलरेडी ये साउथ हो जाएगा, तो साउथ से नॉर्थ बन गया ना हमारा, लूप के अंदर साउथ नॉर्थ बन गया। इधर से करंट अंदर तो ऐसे ही गुजरेगी साउथ से नॉर्थ, बाहर कैसे गुजरेगी हमारी, नॉर्थ से साउथ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। देखो यहाँ पे हमारा बना हुआ है, प्ले प्रीवियस एंड द नेक्स्ट अंडर सिमिलरिटी फील्ड। ऐसे छोड़ी, ये सब कुछ नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो हमारे सामने एक बार मैग्नेट दिख रहा है। इस बार मैग्नेट में दो पोल होंगे, एक पोल हमारा नॉर्थ होगा, दूसरा पोल हमारा कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। ठीक, नॉर्थ पोल अगर इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर होता है हमारा कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की ओर। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम दोनों पोल, यह एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस को देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या हमने बोला कि दोनों पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं देखूं तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर इस बार मैग्नेट की पूरी डिस्टेंस को मैं देखूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस की बात करूं, तो उसको हम जानते हो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल लेंथ। अब देखो, बार मैग्नेट का सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद करना है वह क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मैग्नेटिक कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। देखो ये दोनों पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पोल से होते हुए एक लाइन जो गुजर रही दोनों पोल को इसी के अलोंग, यह लाइन जो हमने ड्रॉ की है इसका नाम क्या है बता रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। अगला पॉइंट देखो, बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, समझ चुके हैं हम। अगला पॉइंट, टोटल डिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट, टोटल डिस्टेंस ऑफ मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ये भी हम समझ चुके। नेक्स्ट पॉइंट है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक लेंथ एंड द जियोमेट्रिकल लेंथ। मतलब कि अगर हम इस मैग्नेटिक लेंथ अपॉन में क्या कर लो, जियोमेट्रिकल लेंथ का जब रेशियो लोगे तो यह वैल्यू जो आती है 0.84 के अप्रोक्स आती है। तो आप इसको भी ध्यान देना क्योंकि ये डाटा लिखे हैं तो कुछ काम की हुई होगी। अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। यह आपका हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ के आए हैं ना, वैसे ही देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग तरीके से मत आप इसको देखा करो, दोनों को सेम तरीके से आप देखिए। जैसे कि दोनों चीज़ें अलग नहीं थी, बस वहाँ पे जो टर्म वहाँ पे हम यूज करते थे उसके अपोजिट यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि हम वहाँ पे फार्मूला पढ़े थे क्या, वहाँ पे पी का फार्मूला क्या, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या पढ़े थे हम, 2q/L। यही पढ़े थे ना कि दो चार्ज है भैया, एक चार्ज Q1 है, हाँ एक चार्ज प्लस Q है, दूसरा चार्ज हमारा माइनस Q है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं 2L मान रहा हूँ तो दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते थे ना। सेम वैसे यहाँ पर भी आप करो, यहाँ पे जो डाइपोल, वहाँ पे जो डाइपोल होता था ना, डाइपोल उसका नाम P था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल इसका नाम कैपिटल M होता है। जो वहाँ पे Q चार्ज हुआ करता था ना, चार्ज हमेशा आप चार्ज को मैग्नेटिक स्मॉल m से डिनोट करोगे। स्मॉल m यहाँ पे क्या है, ये आपका है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे यही समझा रहा हूँ कि बस यह समझ जाओ ना कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे यूज करते थे। जैसे देखो वहाँ पे मैं 11th में जाता हूँ, टाउ जो हमारा था, टाउ इक्वल टू क्या होता था हमारा, F क्रॉस F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता था, ये होता है टाउ इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम W इक्वल टू अगर बात करें वो क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना F.dr। तो अब देखो यह जो F होता है ना, F यह कार्य करता है आपका टाउ का, R जो होता है ना यह कार्य करता है थीटा का। यह जो काम चल रहा है FR, यह तो आपको चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। कहाँ पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये टाउ और थीटा के जो हम यूज करते हैं, क्लास 11 का नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लेना, टाउ एंड थीटा का जो हम यूज करते हैं यह करते हैं हम कहाँ पे, रोटेशनल मोशन में। तो बस हमें चीज़ें अलग नहीं है, बस यहाँ पे सिंबल बदल रहे हैं तो चीज़ें वही हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2QL, सेम यहाँ पढ़ेंगे 2ml। यहाँ पे m क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, L 2L क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो यही बात लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट किया जा रहा है, स्मॉल m से, एंड उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L बिटवीन द पोल। तो फार्मूला जो हमारा निकल के आएगा क्या, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक,
सब जान गए हो क्या क्या है। कैपिटल एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। 2L क्या है, दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की क्या है, डिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आगे समझो, यहाँ तक थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इस एसआई यूनिट देखना, यह क्या होगा आपका, एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर मीटर कहाँ से है, समझ आ रहा है। पीछे एक फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं क्या, कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए, पढ़ के आ रहे हो क्या कहीं पे, कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए। तो यहाँ पे हम बताएं तो कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम, इसका फार्मूला हम क्या पढ़ लिए, आई है ना, मतलब कि मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर। ये हो गया, यहाँ पे मैं पुट करूँ क्या, मीटर स्क्वायर एम्पियर इक्वल टू, इसका हमको बताना है इंटू 2L मतलब कि एम, ठीक है ना। तो ये के एम से ए कट गया, तो एम मीटर इंटू एम्पियर किसका हो गया, आपका एम का। एम क्या है आपका, मैग्नेटिक, नहीं समझे क्या रही, कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा, ध्यान से सुनो, फिर से करता हूँ समझ जाओगे। देखो पीछे भी हम पढ़ के आए कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए। तो कैपिटल एम का यूनिट हम क्या पढ़े हैं, आई हो गया हमारा एम्पियर, ए क्या हो गया हमारा, ये हो गया मीटर मतलब एरिया, तो मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, किसका फार्मूला हम पढ़ गया, कैपिटल एम का। यहाँ पे भी एक और फार्मूला बन गया है, वो क्या है, एम इंटू एम इक्वल टू आ गया स्मॉल एम इंटू 2L। तो हमको इसमें स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का हमको यूनिट बतानी है, तो इस स्ट्रेंथ की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करोगे, कैपिटल एम अपन में 2L बराबर स्मॉल एम। कैपिटल एम की यूनिट यहाँ पे क्या देखो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ पे, कैपिटल एम मीटर स्क्वायर, अपोन में एक एल बच रहा है ना, मतलब कि मीटर, तो एक एम से एक एम कटा, तो एम्पियर इंटू मीटर आ गया, जो कि यूनिट किसकी है, एम्पियर मीटर, यूनिट किसकी है, आपकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम की। ये बता रहा था मैं, ठीक है ना। देखो आगे लिख रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। डायरेक्शन आप अगर देखो, हाँ बहुत जबरदस्त चीज़ है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी हमेशा हमेशा कहाँ से होगी, अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, कहाँ से होगी, साउथ पोल से लेके आपकी नॉर्थ पोल की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी, किसकी, ये डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक डाइपोल की। इस बात को भी ध्यान देना है आपको। आगे देखो, हम जैसे कूलम्ब्स लॉ को पढ़े थे कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे हम कहाँ पे, मैग्नेटिज्म में, ठीक है ना। बिल्कुल वही है, वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पढ़ा था एफ कूलम्ब इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ के आए थे ना। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे एफ बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए के Q1 सॉरी, यहाँ पे वहाँ पे जो मैंने बताया कि चार्ज को आपको किससे देखना है, चार्ज को आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से देखना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, के M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो की है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक। यह बात यहाँ पे समझाई गई है आपको। तो चलिए देखते हैं आगे लिखा क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम डिफिनेशन वही जो वहाँ पे लिखी गई थी आपकी। अब देखो हमारे सामने यह दिख रहे हैं आपको दो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, एक हमको M1 दिखा और एक हमको M2 दिखा, इनकी बीच की डिस्टेंस को दे दिए R, ठीक। तो बता रहे हैं कि जो फोर्स होगा इनके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, एफ बी इक्वल टू के M1 M2 अपन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे, ठीक, लेकिन यहाँ पे आपका के क्या है, के आपका म्यू नॉट अपन में 4 पाई है। देख लेना जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा ना वही है, क्या निकल के आया, के M1 M2 अपन में आर स्क्वायर किसके बराबर निकल के आया, आपका एफ मैग्नेटिक कूलम्ब्स लॉ से। यहाँ पे के की वैल्यू बस ध्यान देना होगा, क्या आपकी म्यू नॉट अपन में 4 पाई। आगे देखें क्या, यहाँ पे जो की है म्यू नॉट अपन में 4 पाई है, जिसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक, -7। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो वो होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। कैसे निकलेगी उसको निकाल भी सकते हो आराम से, ठीक है ना, किसी फार्मूले से निकालोगे निकल जाएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आई होप समझ आएगा पूरी बात। अब देखो आगे इन वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, सीधे फार्मूला याद करो, इसका फार्मूला याद करो सीधे, कुछ नहीं है। जैसे फार्मूला क्या होता था, एफ पीछे नीचे लिखा है, नीचे लिखा, हाँ, एफ इक्वल टू म्यू नॉट M1 M2 अपॉन में म्यू नॉट अपन में 4 पाई M1 M2 अपन में आर क्यूब, बस ऊपर एक आर वेक्टर लगा लेना। अरे भाई जब कभी भी हमें किसी की डायरेक्शन निकालना होता है तो आर कैप जो होता है वो होता है वेक्टर आर अपॉन में आर का मोड। तो वेक्टर आर ऊपर बच जाएगा, पहले से आर स्क्वायर था, एक आर के इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। इसी को एक और नाम से जाना जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ही एक और नाम से जाना जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फोर्स experienced by a north pole of unit magnetic strength placed at a point due to the pole strength on the given magnet। देखो क्या बता रहे हैं, ये मान लो कोई क्या होगा, हमारा मैग्नेट होगा, यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, इस मैग्नेट का क्या है, पोल स्ट्रेंथ। इससे मैं एक
कुछ दूर पे जाता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट में P मान रहा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट रखता हूँ मैं, इस मैग्नेट की वजह से यह क्या करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए दिक्कत। दोबारा डिफिनेशन पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। लेकिन बात यहाँ पे देखो बस नॉर्थ पोल की जा रही है, ध्यान देना इसको, नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द पोल स्ट्रेंथ इज द गिवन। फार्मूला देखो इसका याद रखना है आपको, एच क्या यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स इक्वल टू होता है बी बाई म्यू। यहाँ पे बी क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू क्या है आपका, यहाँ पे यह है आपकी परमियाबिलिटी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम ये था मैग्नेटाइजिंग फोर्स, हमने समझा आपको, फार्मूला आपका बी बाई म्यू हो गया। आगे हम जब देखो यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे एक बात और लिख रहे हैं, इसको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी डिफाइन करते हैं। यह इट कैन आल्सो बी डिफाइन द डिग्री और एक्सटेंट विच इज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एज छोड़ दे इसको, यह आप पढ़ लेना। डिफिनेशन जो हमको समझाना था मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अगली हेडिंग यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वह क्या है भैया, वह पढ़ना है हमको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में, जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन ही बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही बोलते हैं, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, ठीक। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के हमारा बी इक्वल टू म्यू एच, कैसे किया हमने, देखो यहाँ पे देखा ना हमने, एच इक्वल टू क्या देखा हमने, बी बाई म्यू, एच इक्वल टू बी बाई म्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ठीक। अब अगला पॉइंट हमको जो पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, पीछे ही पढ़ना होता है, क्लास मतलब चैप्टर 4 का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होता है ना भैया, जैसे मान लो हमने कोई एक मीटर स्क्वायर की एक एरिया लिया, उस 1 मीटर स्क्वायर की एरिया में हमें देखना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही हैं, कैसे, इस एरिया के परपेंडिकुलर, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम डिफिनेशन, अगर जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किया था वहीं पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर दे तो वह क्या बताएगा हमको, मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा, जिसको हम फाई बी से डिनोट करते हैं। अगर इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई बी, बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। अब देखो इसकी जो यूनिट होती है फ्लक्स की वो होती है वेबर, ध्यान देना इसको, ठीक। रिलेशन बिटवीन बी और एच पढ़ के तो आ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने, एच इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, बी बाई म्यू, यही रिलेशन पढ़ा हमने, तो ये रिलेशन आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक। यही जो हमने लिखा है यहाँ पे। आगे देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, यहाँ पे जो लगा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। म्यू इट इज द डिग्री और एक्सटेंट विद द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स कैन पास इंटर सब्सटेंस, जैसे इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, वेबर एम्पियर मीटर इनवर्स, एच मीटर इनवर्स। रिलेटिव परमेबिलिटी, अगर कहीं पे म्यू आर पूछे हमसे, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं भैया, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल द वैक्यूम। अगर हम कभी म्यू आर पता करना है ना, तो हम कैसे निकालेंगे म्यू आर पता करने के लिए जो उसकी ऑफिशियल पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी और इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो यह बताता है हमको क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। अब पढ़ना है हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो पीछे क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, क्या था मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा उससे अगर मैं किसी पॉइंट पी पे जाऊँ, एक मिनट यार, उससे अगर मैं कहीं पी पॉइंट पे जाऊँ जहाँ पे हमें क्या एक अलग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा जो क्या करेगा, अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है हमारा, उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा, एच इक्वल टू बी बाई म्यू। बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू था आपका परमिबिलिटी। उसके नीचे हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी भैया क्या था, जो उसकी उस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसकी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमको देता है क्या, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर नहीं, म्यू आर देता है। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कंफ्यूज हो गए बहुत बार तुम लोग, भैया आई कभी आप करंट कभी, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ज़्यादातर मैं बोलता हूँ ना कि स्मॉल आई को करंट मान के चला करो, कैपिटल आई आपकी इंटेंसिटी ही होती। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, देखो लिख रहे हैं कि इट इज़ अ डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है पता चलता है ना, जब हमारा पोल होते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वहाँ तक क्या बोलते हैं कि वह अपने एक एरिया, मतलब एक क्षेत्र रख रही है, फील्ड रख रही है, जिसको क्या बोलेंगे, उस वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र है, ठीक है ना। अगर उस पार्ट में किसी और चीज़ को हम रखें तो वह क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसको ही मैग्नेट बनाने की, ठीक। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से समझाता हूँ कि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी और सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यह जो हमारी प्रॉपर्टी है, किसी को बहुत जल्दी से मैग्नेट बना सकता है, किसी को बहुत आसानी से मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है। तो इन बेस पे जो अगली डिफिनेशन हमारी आएगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी, ठीक है ना।
तो देखो पहला हमारा पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं कि इट कैन आल्सो बी डिफाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कैपिटल एम बोलते हैं, एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस फी। ठीक है, अगले पॉइंट देखो कि इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ कैपिटल एम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सब्सटेंस। बस यहाँ पे थ्योरेटिकल है, समझ लो, बस सुन लो, ठीक, यहाँ पे समझाने लगा होगा, मैं समझा दूंगा आपको। फार्मूला याद रखना, आपकी इंटेंसिटी का होता है मास मतलब कैपिटल एम, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। ये फार्मूला भी आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात यहाँ बता दूं मैं, क्वेश्चन कभी कंसेप्चुअली टफ नहीं आएंगे, फार्मूला बेस्ड आएंगे, और सारे फार्मूले आपके एक पेज नहीं आधे पेज के अंदर आ जाएंगे सारे फार्मूले। अभी तक जितने मैंने बताया सारा आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, आराम से लाइन से, बहुत कठिन नहीं, सारे फार्मूले इजी आए हैं, 3 4 5 तो भी आए हैं, आगे अभी 1 2 फार्मूले आएंगे। देखो पता है इस चैप्टर का थोड़ा सा टफ पार्ट अगर जो है मेरा मानो, तो वो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, जहाँ पे एंगल ऑफ डीप जे देखते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखते हैं, ठीक, कौन सी मैग्नेटिक मेरिडियन है, कौन सी आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन है, यहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन मैं उसको भी समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ये सारे पार्ट तो एकदम सिंपल में आते हैं यार, तो घबराना मत। फार्मूला ये समझना कि कोई बात भैया अगर आपके समझ नहीं आई है तो यह मान के मैं चलता हूँ कि फार्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन करना, और हाँ कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपके बोर्ड लेवल के, नीट जेई के नहीं, लेकिन आपके बोर्ड लेवल क्वेश्चन तो मैं करवा ही सकता हूँ। कोई अगर नीट का एस्पायरेंट है तो मेरे दूसरे चैनल नीट पे आके देखो, मैं यहाँ पे एम्स के क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, करवा कर रहा हूँ भाई, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो सुबह से लेकर शाम तक जितना क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, सारे क्वेश्चन को एक बार खुद रिवीजन करने के लिए मैं यूट्यूब पे करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होती है, आपको शेयर क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा मेरे बारे में भी जाने, ठीक है ना। तो चलिए ये फार्मूला इसको देख लेना यार। अगली पॉइंट हमारे जो है मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी, इसको हम सी एम से डिनोट करते हैं। यह क्या है, वही है भाई, किसी को मैग्नेट बनाने की प्रॉपर्टी कम है या ज़्यादा, इस बेस पे, ठीक है ना। अगर कोई आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है तो उसकी बोलेंगे कि मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी उसकी क्या है, ज़्यादा है। अगर कोई धीरे धीरे हो रहा है तो कम है। देखो इट कैन आल्सो बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आई बाई एच। हमें मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी को सी इंटू एम से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है आई बाई एच। कितना ईजी है ना, आई बाई एच, आई बाई एच 4 5 बार बोलो याद हो जाएगा। सी एम जो होती है हमारी आई बाई एच, सस्टेनेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट नहीं होती। म्यू इंटू आर, ये क्या था, रिलेटिव परमेबिलिटी, और सी एम इसमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एम इक्वल टू होता है 1 प्लस म्यू आर। ये रिलेशन होता है, सीधे आप ध्यान दोगे इस रिलेशन को, ठीक। क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस सी, ओहो सॉरी मैंने गलत लिखा, म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस सी एम, थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ यार भाई। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान देना, कहीं ना कहीं काम आएगा आपका। आगे देखो पढ़ना है हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। मतलब कि हमको क्या पढ़ना है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, किस किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। जैसे मान लो हमारा बार मैग्नेट है, ये पढ़ चुके, टेंशन मत लेना, पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे हम 2 फार्मूला पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ठीक है ना, 2 फार्मूला। एक कहाँ पे निकाल लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक्सिस के आगे, जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इस एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ P पॉइंट पे हम क्या निकाल, डाइपोल मोमेंट निकाल लेते, कितना आ रहा था वहाँ पे, क्या K इंटू 2P अपॉन में R क्यूब, ऐसा कहीं पे आ रहा था फार्मूला, एक निकाल लेते हैं यहाँ पे ऊपर, तो P अपॉन में R क्यूब आ रहा था। सेम वही फार्मूला जिसको याद है ना, उस फार्मूले से भी यहाँ पे कर लोगे, वही फार्मूला है जहाँ पे चार्ज था उस फार्मूले में, यहाँ पे वहाँ पे उस जगह पे क्या होगा, स्मॉल एम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जहाँ पे P था उस फार्मूले में, वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एम। ये हम मतलब बस नंबर से खेल रहे हैं। कहाँ पता ना हमको, एक्सियल पॉइंट पे। देखो यहाँ पे फिगर हमारे पास बना हुआ है, यह क्या हमारा है, एक बार मैग्नेट है, इसको 2 पोल हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन मैंने पीछे बताया आपको कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होती है आपकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इस पॉइंट को ध्यान देना, इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल की। अब देखो यह जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने माना मतलब हाफ पे माना, आधे पे, साउथ पोल से यह पॉइंट की डिस्टेंस एल है, और यह जो डिस्टेंस बची वह भी कितना है, एल है, ठीक। मतलब कि इन्होंने पूरी डिस्टेंस कितना लिया, 2L डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट P पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, यह इस वाले बीच वाले पॉइंट से लेके ये कितना x, कैसे निकालोगे, इजी है। यह नॉर्थ पोल है, तो मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, मतलब यहाँ पे जैसे वहाँ पे पॉजिटिव मान के करते थे नहीं पॉजिटिव चार्ज को, तो OS को रिपेल करता था, सेम वही मानो। देखो नॉर्मली साउथ पोल और नॉर्थ पोल को, नॉर्थ को हम प्लस मानते हैं, साउथ को माइनस मानते हैं, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको प्लस माने तो इसको बगल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, ये इसको रिपेल करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो इसको रिपेल किया क्या, BN। अब देखो यह डिस्टेंस इनके बीच की ज़्यादा होगी साउथ वाले से, तो यह तो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि निगेटिव बिहेव करता है। लेकिन जितना BN मतलब जितना नॉर्थ ने लगाया रिपल्सन, उससे कम ही लगाएगा, तो ये थोड़ा सा कम लगाएगा, ठीक। तो इसका जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा कम होगा, किसका, B साउथ वाले का। लेकिन भैया हमें बताना है अगर क्या B एट P पॉइंट पे, तो हमको B एट P पॉइंट पे नेट बताना है ना। नेट क्या करते हैं हम, ज़्यादा वाले में से कम को हटाते हैं, ज़्यादा क्या है आपका B नॉर्थ माइनस कम क्या है B साउथ, यही हमको, बस इसी को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, एक फार्मूला हम पढ़ के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन में R स्क्वायर। कहाँ पढ़े हैं, ये पढ़े हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जो काम यहाँ पे Q करता है, यह काम मैग्नेटिक में कौन करता है, स्मॉल m। तो यहाँ पे फार्मूला होगा हमारा क्या,
यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू हो जाएगा K/m/r²। इस फार्मूले को एक बार नॉर्थ के लिए यूज करके, एक बार साउथ के लिए यूज करके, डिस्टेंस देखो कौन सी रखनी है, r² जो रखनी है, इसका जब यूज करोगे तो यह डिस्टेंस रखोगे। डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी ये वाली यहाँ से लेके x है और ये l है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, x माइनस एल। तो यहाँ पे एक बार रखोगे बी नॉर्थ वाले में x माइनस एल, दूसरे वाले में रखोगे x प्लस एल। जब इससे निकालोगे तो एल ए और x से x प्लस एल, फिर दोनों में से बी नॉर्थ में से बी साउथ घटाओगे तो हमारा कुछ आएगा फार्मूला ये क्या आएगा, बी पी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट 2 कैपिटल M x अपॉन में 4 पाई x² माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आएगा। यहाँ से फिर क्या बोलेगा कि x जो है बहुत ज़्यादा है किससे कंपेरिजन में, l कंपेरिजन में, तो l को हम करेंगे नेगलेक्ट। जैसे हम l को करेंगे नेगलेक्ट, बच जाएगा यहाँ पे क्या, x की पावर 4, x की पावर 4 ऊपर एक x का कटा नीचे क्या बच गया आपका x3। तो हमारा जो मेन फार्मूला निकल के आएगा, ठीक, वह आएगा आपका b एट p पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन में x3। ठीक है, यह आपका निकल के आएगा मेन फार्मूला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमको जो पढ़ना है, पीछे हम इसको मिटाने दो, आगे हमें जो पढ़ना है कहाँ पे, इक्वेटर पे। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है। कैसे पता करेंगे भैया इसको, इस पॉइंट को क्यू मानते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस को वाई मानते हैं। अब यहाँ पर ही प्लस जैसे बिहेव करवाएंगे, नॉर्थ यह तो इसको इधर रिपेल करवाएगा, यह वाला जो साउथ है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब जब यह इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके बीच का एंगल अगर थीटा होगा, ठीक, इसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो यह इसके, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ तो यह एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। ठीक ना, यह एंगल भी आपका थीटा होगा। जब यह एंगल थीटा होगा, यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी आपका थीटा बनेगा। क्यों, जब इसको मैं यहाँ पे मिलाऊँ और ये यहाँ पे आएगा तो यही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो अंदर जब हम इसको करेंगे वेक्टर, इसको हम तोड़ेंगे तो यह क्या था, बी नॉर्थ की वजह से, यह बी साउथ की वजह से, दोनों को तोड़ेंगे क्या आएगा, बी नॉर्थ कोस थीटा और बी साउथ कोस थीटा, दोनों बराबर आएंगे तो आएंगे 2b कोस थीटा। इधर आएगा रिजल्टेंट, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा साइन, तो यह दोनों आपके खत्म हो जाएंगे। ऊपर इधर वाले खत्म हो जाएंगे, इधर वाले बचेंगे। मिटा के इसको दिखाता हूँ कैसे होगा। अब आगे देखो, ऐसे हमारा बनेगा, इसके बीच का एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल थीटा, यह नॉर्थ वाला इसको करेगा रिपेल, साउथ वाला इसको करेगा अट्रैक्ट, ये इनके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल देखेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा थीटा, क्या होगा, थीटा, ये भी थीटा। अब इसका हम कंपोनेंट लेंगे, जिधर एंगल होता है उधर कोस मिलता है, तो बीच वाला हमको कोस मिलेगा। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करके लाएंगे, हमारा फार्मूला आएगा बी एट क्यू पॉइंट पे म्यू नॉट कैपिटल M 4 पाई y², ये क्या है y² प्लस l² की पावर 3/2। यहाँ पे भी कंडीशन लागू होगी, y जो है हमारा बहुत बड़ा है l के कंपेरिजन में, तो l को मानेंगे हम 0। जैसे l को हम 0 मानेंगे, y की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, 3/2, 3 दूनी 6/2, 3 आ जाएगी पावर इसकी, y की पावर 3। तो फार्मूला हमारा बन के आएगा, फार्मूला बन के आएगा हमारा क्या, Vp इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन में 4 पाई इंटू y³। ये हमारा फार्मूला बन के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एक्ट अलोंग द डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर। बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट द एक्सियल लाइन एक कैसे करती है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जैसे। चलो ठीक है, पढ़ लेना इसको। अब देखो हम टॉर्क को पढ़ेंगे, किसको, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको बार मैग्नेट भी हम बोल सकते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम पढ़ के भी पीछे ऐसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो हमारा इधर क्या होगा, साउथ से निकलती है नॉर्थ, नहीं इधर क्या होगा हमारा नॉर्थ पोल, इधर क्या होगा हमारा साउथ पोल। मतलब नॉर्थ से निकल रही है, साउथ के अंदर जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूं तो मैग्नेट के अंदर कैसे होती है, मैग्नेट इधर साउथ इधर नॉर्थ है, तो बाहर तो ऐसे निकलती है नॉर्थ से निकल साउथ में, मैग्नेट के अंदर इधर साउथ से नॉर्थ। तो डाइपोल में मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये इस बात को ध्यान देना, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो अब देखो मैं क्या करूँ, साउथ नॉर्थ हमने बताया, साउथ नॉर्थ। अब यह जो आपको दिख रहा है, रेड पेन लेने दो, यह आपको जो दिख रहा है यह किसको बता रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन को बता रहा है। अब यह हमारा जो एक पोल दिख रहा है, यह एक पोल दिख रहा है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा चार्ज होता है उसके ऊपर यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते थे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे कितना फोर्स लगता था, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फोर्स पढ़ के आए, बहुत फेमस फार्मूला सबको याद होगा। F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगता है किसी भी चार्ज के ऊपर। तो क्यू का काम मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल m 10 बार बता चुका, ई का काम यहाँ पे कौन करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा स्मॉल एम बी। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर स्मॉल एम बी, इधर भी फोर्स लगेगा स्मॉल एम बी। यह फोर्स इसको इधर घुमाना चाहेगा, यह फोर्स इसको इधर घुमाना चाहेगा, तो इनके बीच में आ जाएगा टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू क्या होता है, मेन फार्मूला F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है ना, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेना, जो मैंने समझाया वही है। फार्मूला हमको ध्यान देना है, फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा हमारा टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक, टाउ इक्वल टू कैपिटल M B साइन थीटा। मुझे मेन यह बताना था, फार्मूला सीधे याद रखना, क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है ना। आगे पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं वर्क डन मैग्नेटिक डाइपोल। अरे हो तो गया रही वाला, नहीं, अभी टार्क पढ़े ना, अब हम पढ़ेंगे वर्क को।
अब देखो घुमाने की वजह से तो उसमें टार्क पहले था, घुमाएंगे तो उसको हम घुमाने में वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो वही हमको एनर्जी बतानी भैया। पहले मान लो ये थीटा एंगल पे अलाइन था, फिर हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल पे अलाइन था तो पहले ऐसे एम बी फोर्स इस पे ऐसे लग रहा था, फिर इसको हमने घुमा के थीटा टू एंगल पे ले गए। अब घुमा कितने गए, थीटा टू एंगल पे ले गए, तो आज भी इस पे कितना लगेगा, एम बी और एम बी फोर्स लगेगा, अब इस वाले पे लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसमें होता है, यह जब हमारी लीनियर इक्वेशन होती है लीनियर के अंदर। लेकिन डब्ल्यू इक्वल टू अगर हम रोटेशन में जाएँ, रोटेशन टॉर्क में जाएँ, तो फोर्स का काम करता है हमारा टाउ, और हमारा डिस्प्लेसमेंट का कार्य करता है हमारा क्या, डी थीटा। ये हमको पता कहाँ मिलता है, मिलता है हमको वहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्लास 11 में। तो टाउ इंटू डी थीटा ही फार्मूला होता है वर्क का, टाउ इंटू डी थीटा, तो यही लिखें टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू पीछे भी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, एम बी साइन थीटा, किसकी वैल्यू पढ़ के आ रहे हैं, टाउ की वैल्यू एम बी साइन थीटा, और डी थीटा बच रहा है हमारा। तो एम देखो आगे लिखे होंगे, एम और बी क्या हो गया हमारे कांस्टेंट, तो बाहर इसको लो, एम बी को बाहर लोगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा अंदर बच गया, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आता है माइनस कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन आता है आपका माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा जब इंटीग्रेशन आ गया, मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, डब्ल्यू इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा, टाउ को यहाँ पुट करेंगे, आ जाएगा एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक, एम बी यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहाँ से रखेंगे, लिमिट रखेंगे हम थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट रखेंगे। एम बी हमारा कांस्टेंट है, तो एम बी को बाहर लाते हैं, अंदर क्या बचा हमारा थीटा 1 से थीटा 2, अंदर बच गया हमारा साइन थीटा डॉट डी थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस कॉस थीटा। एम बी हमारा बाहर आ गया, अंदर थीटा 1 थीटा 2, ये आ गया हमारा माइनस कॉस थीटा। ठीक, मतलब कि इसको जब यूनिट पुट करते हैं तो क्या लिखते हैं, अपर यूनिट माइनस लोअर यूनिट, अपर यूनिट माइनस लोअर यूनिट। तो यहाँ पे कोस थीटा में एक बार अपर पुट करना है तो माइनस कोस थीटा, ऊपर 2 रखेंगे, बाहर माइनस लगाओ बोलना मत, और इसके भी बाहर का है एम बी, माइनस अंदर क्या आएगा माइनस कोस थीटा 1, समझे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस थीटा 2, कोस थीटा 2, ये माइनस कोस थीटा 1। सही करें रे, नहीं गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ, सही चल रहा था, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, रुको मिटाने दो, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद अपर यूनिट माइनस लोअर यूनिट, तो यहाँ पे यहाँ तक तो सही है, एम बी हो गया, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अपर यूनिट जब रखेंगे हम तो कोस थीटा 2 माइनस बाहर लगाओ, अंदर माइनस कोस थीटा 1, यह वाला माइनस क्या कर देगा इसको, माइनस कोस थीटा 2, यह माइनस बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा कोस थीटा 1। तो पूरा मिला के हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, और बाहर ये बचा हुआ है क्या आपका एम बी, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा डब्ल्यू इक्वल टू एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ लेना आगे जो यहाँ पे लिखा है। ठीक, माइनस एम बी कोस थीटा होता है। अब देखो हम यहाँ पढ़ेंगे किसको, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म को। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हमारा जो है अर्थ मैग्नेटिज्म ही है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या है हमारा, अर्थ मैग्नेटिज्म ही है। ठीक, अब देखो सबसे पहले अब अर्थ को समझो थोड़ा सा, कैसे अर्थ को भी दिखाऊं। अर्थ जो आपको होती है ना अंडा, एक जानते हैं, एक जैसे आप समझो अर्थ को, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हो गया आपका अर्थ। 2 पोल होते हैं, ऊपर वाले पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल। इन 2 पोल से होते हुए मैं एक एक्सिस खींच रहा हूँ, ध्यान से एक ही में सुना, सब समझा दूंगा, एक एक्सिस खींच रहा हूँ। इस एक्सिस को हम बोलते हैं क्या, जियोग्राफिकल एक्सिस, क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस। इसी एक्सिस के वर्टिकल अगर मैं इसको काट दूँ, इसी एक्सिस के वर्टिकल में ऐसे करके देखना, ऐसे इसी एक्सिस के वर्टिकल में ऐसे काट दूँ, तो यह जो वर्टिकल बना ना, इसको बोलते हैं हम क्या, जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। सबसे पहले जो अर्थ का पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको मिलाएंगे तो उस एक्सिस को जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक, जियोग्राफिकल एक्सिस में अगर हम वर्टिकल लाइन से उसको काट दें तो उसको हम जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। इस जियोग्राफिकल एक्सिस का सबसे बड़ा हमको एक सर्कल लेना है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हम सर्कल काटेंगे तो इसका नाम होता है क्या, जियोग्राफिकल इक्वेटर। क्या होता है, जियोग्राफिकल, दोबारा बोलता हूँ, जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल जहाँ से कटेगा उसका नाम होता है जियोग्राफिकल इक्वेटर। 3 चीज़ हमने समझा, किसको, जियोग्राफिकल एक्सिस को लोगे 3 चीज़। सबसे पहले जियोग्राफिकल एक्सिस जो अर्थ का एक्सिस होगा, मतलब नॉर्थ पोल का, उसी पोल पे अगर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन से कट करेंगे तो उसका नाम होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन के परपेंडिकुलर अगर मैं एक सबसे बड़ा सर्कल बनाऊं जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा, वो होगा जियोग्राफिकल इक्वेटर। अब देखो इतना हम पढ़ लिए ना, अब यहाँ से जियोग्राफिकल एक्सिस से 17 डिग्री हम जाते हैं। 17 डिग्री अगर मैं इधर जाऊँ, एंगल बना के 17 डिग्री, तो यहाँ पे जो हमको एक्सिस मिलेगा, इस एक्सिस का नाम होता है क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या नाम होता है, मैग्नेटिक एक्सिस। देखो यहाँ पे यह सब हम पढ़े, यह पढ़े मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस, इसको हमने काटा, वर्टिकल तो था हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन, सबसे बड़ा सर्कल जियोग्राफिकल इक्वेटर।
अब इससे हम आ रहे हैं कहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस एंगल बनाकर 17 डिग्री सेल्सियस। इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। इस वाली लाइन का नाम क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। इस लाइन का वर्टिकल अगर मैं काटूं इसको तो इसका नाम होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। इस लाइन के अगर सबसे बड़ा सर्कल काटूं तो इसका नाम होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम यही बात, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, जो मैंने बताया बिल्कुल सिंपल और सीधे भाषा में समझाया आपको। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, एक बार मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, तो जियोग्राफिकल एक्सिस के लिए लिखे हैं कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस पोल ऑफ द अर्थ। इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द अर्थ। इट इज नोन एज द पोलर एक्सिस। इसको हम पोलर एक्सिस से बोलते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन एट एनी प्लेस इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल। आगे पढ़ेंगे जियोग्राफिकल इक्वेटर, सबसे बड़ा सर्कल लिखा है वही। मैग्नेटिक एक्सिस 17 डिग्री यहाँ से देखो दूर आए हैं एंगल पे। मैग्नेटिक मेरिडियन उसके वर्टिकल काटे हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर होगा जो इसका सबसे बड़ा सर्कल होगा, जो मैंने समझा वही है। आगे पढ़ना हमको क्या? डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में। अब देखो हमारे सामने ये क्या दिख रही है? जियोग्राफिकल मेरिडियन। समझा दिया हूँ सब, अब डायरेक्ट यूज करूँगा वर्ड। यह हो गया हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन, यह हो गया हमारा क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का है जो एंगल बन रहा है ना, इसका नाम होता है क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या नाम होता है इसका? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या लिखा है कि द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन, जिसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक, आगे देखो वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, या प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लाइन सोन बाय द लाइन सोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेस दैट्स हैव सेम डिक्लिनेशन कॉल्ड, जिसको हम आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? आगे देखो लाइन थ्रू द आइसोगोनिक लाइन, इसको भी देख लो यार, सब बिना मतलब का है। अब बात करते हैं हम डिक, जिसको इंक्लिनेशन एंगल ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना, यह जो हमारी एक्सिस है, यह जो इंक्लिनेशन एंगल की जो बात होगी, नहीं हम बस कहाँ बात करेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बात करेंगे। ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है। यहाँ से जितना एंगल नीचे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, यह एंगल जो बना है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, इसी का नाम क्या है? एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक है ना? इसी का नाम क्या? एंगल ऑफ डिक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बी है डेल्टा एंगल बना। अब देखो इस बी का मैं इधर भी कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ भैया, इधर भी कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ। इधर तोड़ूंगा तो इस कंपोनेंट को बोलूंगा बी एच। एच यहाँ पे क्या बता रहा है? मतलब कि बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। नीचे में तोड़ा तो इधर एक टूटेगा, बी वी, मतलब कि यह क्या है? बी का वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ से वही समझाए हैं, ये देख लेना, पढ़ लेना जो मैंने बताया था वहीं तक। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एच बोलते हैं उसको। कैसे निकालोगे आप? देखो जिधर हम एंगल, यहाँ पे आते हैं, जिधर हम एंगल की तरफ तोड़ेंगे, इधर एंगल की तरफ, तो बी एच की वैल्यू आती है बी कोसिटा। पहले हम पढ़े होते हैं क्लास 11th में, बी एच जो आता है एंगल की तरफ बी कोसिटा। अगर हम बी वर्टिकल तोड़ते हैं तो होता है बी साइन थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। अब हमें आगे एक चीज़ पढ़ना होता है जिसका नाम होता है क्या? उसका नाम होता है टेंजेंट लॉ। क्या होता है? टेंजेंट लॉ। अब टेंजेंट लॉ क्या बताता है भैया? टेंजेंट लॉ क्या बताता है एक बार देख लो। टेंजेंट लॉ जो होता है, जैसे मान लो हमारे सामने एक ऐसी नीडल रखी हुई है। नीडल दो पोल हैं, ऊपर वाला पोल साउथ नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। ठीक, यह जो हमारे सामने नीडल रखी हुई है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इधर है, ठीक, इसको मैं B1 बोल रहा हूँ, ऊपर मैं B2 बोल रहा हूँ। कैसे B1 B2 समझना कैसे आए? ये मान लो B रहा होगा, इसका दो कंपोनेंट तोड़े, एक कंपोनेंट ये B1 है, एक कंपोनेंट B2 है। तो अगर मैं इस एंगल को निकालूं तो tan थीटा लूंगा भाई। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, तो परपेंडिकुलर आपका यह आएगा जो कि B2 है। ठीक, और इसका बेस आएगा आपका B1। ठीक, बेस आएगा आपका B1। तो परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका होगा क्या? जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर आपका होगा B2, मतलब कि B साइन थीटा, B साइन थीटा, और वर्टिकल होगा बी कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा काटे वो tan थीटा आता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कि टेंजेंशियल लॉ रखा गया। इसलिए पढ़ लेना, आगे यही बात लिखी है। अब देखो एक कंपेरिजन हम देखेंगे किसके बीच में? डायामैग्नेटिक के बीच में, पैरामैग्नेटिक के बीच में और फेरोमैग्नेटिक के बीच में कंपेरिजन देखेंगे। यह क्या है हमारा? डाया, पैरा, फेरो, यह हमारे क्या है? मैटर है। ठीक है ना? अगर क्या है भाई, जब कभी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पता करना है तो हम क्या देखेंगे कि कोई सब्सटेंस है जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, जैसे एंटीमनी एग्जाम्पल, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, ये सारे एग्जाम्पल आपके डायमैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, यह क्या करेंगे? फ्रीली अट्रैक्ट कर। देखो ध्यान देना, यहाँ पे पहला पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिपेल करते हैं, यह क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फेरो के लिए देखो यूज हुआ है स्ट्रोंगली अट्रैक्ट, यह भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे? बहुत स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन वी प्लेस मैग्नेटिक लाइन ऑन द फोर्स इन द अवॉइड सब्सटेंस, ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फोर्स को बात करें तो यहाँ पे हम अवॉइड कर देते हैं। इस वाले केस में यहाँ पे होता है, यह जो होता है सब्सटेंस रेदर देन एयर, द लाइन फोर्स प्रीफर करता है पास थ्रू द एयर, मतलब एयर की बात की जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्राउड स्पेक्ट्रम होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जैसे बीच में जाना होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हट गई। दूसरी केस देखो, दूसरी केस में अंदर से होकर जाएंगी, दूसरी केस में अंदर से होकर जाएंगी। थर्ड केस में भैया क्या होगा? बहुत ज़्यादा जा रही है, यही इसको बता रहा है। इस केस में देखो रिपेल कर रहा है इसको, इस केस में अट्रैक्ट करके इसके अंदर आ गया, इस केस में अट्रैक्शन हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो यही बात यहाँ पे लिखा है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, व्हेन यू प्लेस नोन, यहाँ पे देखो भाई समझ जाना यार, देखो यहाँ पे अलग से कुछ समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे आप लिख लेना, लिखते वक्त सारी चीज़ समझ आ जाएगा। मैं दावा से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें नहीं है जो कि बहुत कठिन लगेगी। थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ यार। यह जो होती है स्ट्रोंगर टू वीकर फील्ड होती हैं, या वीकर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड होती हैं, यह जो होती है वीकर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनके बीच में होता है। व्हेन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसकी अगर बात करें, देखो हाँ, इसका हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि यह जो हम यहाँ पे क्या किए, एक नीडल को सस्पेंड किए, अगर वो हमारा डायमैग्नेटिक है तो यह नीडल हमेशा साउथ नॉर्थ पोल के परपेंडिकुलर आके अलाइन होगी। ठीक। दूसरा देखो, अगर हमने क्या किया, एक नीडल रखा साउथ नॉर्थ पोल में, तो यह जो नीडल होगी साउथ नॉर्थ पोल के पैरेलल अलाइन होगी। थर्ड केस देखो, जब हम कभी कोई नीडल को रखें दोनों पोल में, तो यह जो होगी पैरेलल बहुत क्विकली, बहुत मतलब क्विकली ऐसी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, बहुत क्विकली क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। आगे का पॉइंट आप इसको भाई देख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आगे जो आपका बच रहा है हिस्टैरिसीस कर्व, इसको मैं पढ़ता हूँ, और क्यूरी लॉ एक बच रहा है। ये पॉइंट आप लिख लेना, नोट कर लेना, आपका हो जाएगा, टेंशन मत लेना। कोई नहीं समझ आएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करोगे, मैं अभी तो बताऊंगा ही, बाद में भले भाव खाऊं जब बड़ा चैनल हो जाएगा तो। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ की अगर हम बात करें तो यह क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल वेरी करता है इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के केस में। देखो ये क्या होता है ना, I इक्वल टू होता है एच बाई टी। एच क्या है, हम पीछे पढ़ रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, टी क्या है हमारा टेम्परेचर। मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो आई क्या हमारा, आई क्या हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी हमारी बढ़ेगी। समझना इसको, मतलब अभी ग्राफ, अभी हमारे सामने एक ग्राफ आएगा, इसी पे हमारे सामने एक ग्राफ आ रहा है जिसका नाम क्या है, आई में और एच बाई टी में अगर हम ग्राफ बनाएं तो एच बाई टी को पूरा मैं एक्स मानता हूं, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ग्राफ कैसा बनना चाहिए आपका, स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। लेकिन भाई क्यूरी टेम्परेचर 1000 होना चाहिए, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करते हैं ना तो ग्राफ आगे से मुड़ जाता है, टेम्परेचर की वजह से हुआ। आगे जो लास्ट पॉइंट हमको पढ़ना है हिस्टैरिसीस लूप, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। यह कर्व किसके बीच में होता है, एच, ठीक, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और आई के बीच में कर्व होता है। यह क्या बोलता है, पहले हमने क्या बोला, जैसे जैसे हमने आई बढ़ाया, जैसे जैसे हम आई बढ़ाएंगे एच क्या होगा, बढ़ेगा। फार्मूला हमारा क्या था, जल्दी बताओ, फार्मूला हमारा क्या था, पीछे आते हैं एक बार। फार्मूला हमारा क्या था, आई इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी, यही है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। जैसे जैसे हम आई को बढ़ाएंगे एच भी हमारा बढ़ेगा पहले, ठीक है, बढ़ेगा। लेकिन फिर जब हम आई को कम करना स्टार्ट करेंगे ना तो एच भी कम होगा, लेकिन एच जीरो कभी नहीं होगा। इसके बाद एच देखो यहाँ पे आएगा, फिर और कम करेंगे तो एच देखो यहाँ पे आएगा, ठीक, फिर और अब बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो एच बढ़ना स्टार्ट करेगा। देखना ध्यान से, सही जा रहा हूँ ना मैं, एकदम एकदम एक नंबर बनाया हूँ, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब मिटा देता हूँ फिर ताकि आप देखना, ठीक है ना, देखो, हाँ सेम ना। तो इस ग्राफ को आप समझ लीजिए, बस यही था। अब देखो इसमें यह बी से लेके ओ वाला यह जो पॉइंट दिख रहा है, यह पॉइंट, इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब ओ से लेके सी तक यह जो दिख रहा है इसका भी एक नाम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी, क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी। इसके अलावा इसमें अब कुछ नहीं बचा, ठीक यार, एंड हो गया भाई, पूरा हम इसको एंड कर दिए। धन्यवाद, अगर आप तक अभी तक आप अगर इसको देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।